नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में। जहां आज की क्लास में हमें पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करनी है। कोशिश यही रहेगी कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, डच और पुर्तगाली कंपनी के बारे में, वो सारी चीज़ें हम कवर करें। आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि आखिर कंपनियों को भारत आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछली क्लास में हमने कंपनियों के आगमन का क्रम भी जाना था। हमने जाना था कि कंपनियों के आगमन के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आते हैं। ठीक, हमने ये भी जाना कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री फैक्ट्री का मतलब वहाँ फैक्ट्री का मतलब वहाँ एक वेयरहाउस से होता था, जहाँ वो जगह-जगह से सामान ला करके कलेक्ट करते थे। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कोचीन में खोला। उसी तरह डच और अंग्रेज इन्होंने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला। डेनिस ने अपना पहला कारखाना ट्रैंक्यूबर में खोला। आज भी उनकी फैक्ट्री बनी हुई है। और फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में पढ़ी थी। फिर हमने ये भी जाना था कि किस तरह से ये कंपनियां भारत पहुंचती हैं, भारत आने की इनको जरूरत क्यों पड़ी। और ऐसा नहीं है कि इस समय सिर्फ भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज हुई थी। हमने देखा था कि भारत के साथ साथ ब्राजील, पेड्रो कैब्राल ब्राजील पहुंच जाता है। एबल तस्मान, तस्मानिया और न्यूजीलैंड, कैप्टन कुक जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हैं, जो कि ब्रिटेन के थे। तस्मान हॉलैंड से थे। वास्को डिगामा भारत। कोलंबस जो इटली में जन्मा था, लेकिन स्पेन की तरफ से वो अमेरिका पहुंच जाता है, वेस्ट इंडीज वाले इलाके में। तो ये भी हमने जाना कि सिर्फ एक चीज की खोज नहीं हुई है, बहुत सारी नए नए समुद्री मार्गों की खोज हुई है, बहुत सारी नई नई टेरिटरीज को खोजा गया है। तो ये सारे तथ्य हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। उम्मीद यही है कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज किया होगा, एक-एक चीज़ आपको याद होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने क्विज़ ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा, जो आपको एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया गया है प्यारे दोस्तों, ठीक है? तो जो भी ये हमारे पेड स्टूडेंट हैं, क्विज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्विज़ प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो क्विज़ रेगुलर अटेम्प्ट करते रहना। वहाँ से बहुत सारे सवाल, क्योंकि रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसी चीज का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे साथियों। देखो, पुर्तगालियों के बारे में इंटरेस्टिंग बात यही है कि पुर्तगाल भारत आने वाली सबसे पहली यूरोपीय कंपनी थी। इंटरेस्टिंगली, भारत से जाने वाली सबसे बाद में जो कंपनी भारत से गई है, वो भी पुर्तगाली थे। अंग्रेज भारत से 1947 में चले गए। ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया इन 1947, फ्रेंच 1954, पोर्चुगीज 1961। और क्योंकि भारत में जो गोवा वाला इलाका है, गोवा दमन दीव वाला इलाका है, इन इलाकों में पुर्तगाल की बस्तियां थीं। इन इलाकों में पोर्चुगीज सेटलमेंट हुआ करते थे। तो यहां से ये 1961 में गए हैं। इसी तरीके से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को जब आप देखेंगे तो पुडुचेरी, कराईकल, इन सारे जो इलाके रहे, यहां पर वो 1954 तक बने रहे, 1954 तक बने रहे। तो एक सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत आने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी और भारत से जाने वाली प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो जवाब होगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। कि पोर्चुगीज वर फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। 1498 में वास्को डिगामा के साथ ये भारत आए और 1961 में ये भारत से चले गए। मैनुअल एंटोनियो सिल्वा उस समय इनका गवर्नर होगा 1961 में, और फिर सब लोग भारत से चले गए। ठीक है जी? चलिए, वो सारी कहानी जानेंगे। तो पढ़ना क्या क्या है, पहले इनके आगमन को हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये लोग आए, केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचते हैं। सामान्य परिचय, राजा कौन था, कौन नहीं था। वास्को डिगामा 3 बार भारत आया है।
पहली बार तो आप जानते हैं कि 20 मई 1498 को भारत आया था और अगस्त के महीने में वापस चला गया। उस समय वास्को डी गामा को मानसूनी हवाओं के बारे में नहीं पता था, तो जब वो वापस जा रहा था तो हवाएं उल्टी दिशा में चल रही थी, तो उसे बहुत समय लगा था वापस जाने में और वो यात्रा बहुत मुश्किल रही उसके लिए। ठीक है, फिर ये दूसरी बार भारत आता है, फिर तीसरी बार 1524 में भारत आया, 1524 में भारत आया और भारत में ही उसकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, फिर हम गवर्नर के बारे में जानेंगे कि पुर्तगाल के प्रमुख गवर्नर कौन से रहे हैं। अब पुर्तगाल के प्रमुख गवर्नर में कुछ नाम हैं, जैसे पहले गवर्नर पुर्तगाल के जो रहे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यह सब प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताइए। फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उसके बाद अफोंसो डी अल्बुकुर्क, अफोंसो डी अल्बुकर्क अगले गवर्नर। नीनो डी कुन्हा। बीच में बहुत सारे गवर्नर आए जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गार्सिया दी नरोन्हा और आखिरी में मैनुअल एंटोनियो सिल्वा। ये प्रश्न भी पूछा गया कि जब 1961 में पुर्तगाली भारत छोड़ करके जा रहे थे तो उस समय पुर्तगाल के गवर्नर का नाम क्या था प्यारे दोस्तों। तो उस समय पुर्तगाल के गवर्नर का नाम था मैनुअल एंटोनियो सिल्वा। मैनुअल एंटोनियो सिल्वा। चलिए, तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे क्या चीजें बढ़नी हैं। चलिए ये देखते हैं। देखो, हमने ये डिस्कस किया था एक स्टोरी के फॉर्म में। पहले हम चीज़ों को समझते हैं। हमने कुछ बातें पिछली क्लास में पढ़ी थी, कुछ बातें हम की चर्चा हमने की थी कि ये पूरी कहानी शुरू होती है 1453 से 1443 से। क्यों सर 1453? इसलिए क्योंकि यही वो समय था प्यारे दोस्तों 1453 का जब ऑटोमन साम्राज्य जब ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर लिया और पूरे व्यापार पर अधिकार कर लिया। जब ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया और एशिया से होने वाले पूरे व्यापार पर एकाधिकार कर लिया, मोनोपोली एस्टेब्लिश कर ली। अब इसी की वजह से हमने देखा कि मसालों की बहुत आवश्यकता थी। ठीक है, मसाले बहुत ज्यादा जरूरी थे और साथ में यूरोप में पुनर्जागरण भी हुआ। साथ में यूरोप में पुनः जागरण भी हुआ। यूरोप में रेनेसॉ भी हुआ। रेनेसॉ का मतलब आप जानते हैं, पुनर्जागरण का मतलब आप जानते हैं कि यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का आना, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का आना। लोगों ने तर्क को पहले रखना शुरू कर दिया, रेशनैलिटी को पहले रखना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि हम क्यों चर्च की बातों को अंधाधुंध तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जो विज्ञान है वो तो विज्ञान रहेगा। और इससे उन्हें नई खोज करने में मदद मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो हमने देखा कि जब यूरोप में पुनर्जागरण आया और उन्हें मसालों की आवश्यकता थी और 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अधिकार कर लिया, तो इस वजह से नवीन समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई। नवीन समुद्री मार्गों की खोज शुरू हुई। न्यू सी रूट्स डिस्कवर किए गए। डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट, ये हमने कल पढ़ा था। और इस डिस्कवरी में दो देश सबसे ज्यादा आगे थे। एक देश का नाम था पुर्तगाल और दूसरा देश था स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन इसमें सबसे आगे थे। इन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर किया, सबसे ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर किया। ये दोनों इतने आगे थे कि इनके हित आपस में टकराने लगे, इनके इंटरेस्ट आपस में कोलाइड करने लगे। तो फिर क्या किया गया, फिर दोनों ने एक ट्रीटी पर साइन किया। और ट्रीटी का नाम क्या था, तो हमने डिस्कस किया था ट्रीटी ऑफ टॉर्डलिस 1954 में। याद है, हमने कल आपको ट्रीटी ऑफ टॉर्डलिस के बारे में बताया था कि टॉर्डेसिलस की संधि हुई थी। टॉर्डेसिलस की संधि, और टॉर्डेसिलस की संधि में क्या किया था, टॉर्डेसिलस की संधि में यह कहा गया कि देखो, पूर्व का जो इलाका है वो पुर्तगाल के पास रहेगा, जो ईस्ट का इलाका है, जो भी ईस्ट का इलाका है वो पोर्चुगीज के पास रहेगा, और जो भी वेस्ट का इलाका है अर्थात जो पश्चिम का इलाका है वो स्पेन के पास रहेगा। हालांकि इसमें मैपिंग की गलती की वजह से हम जानते हैं कि ब्राजील वाला जो इलाका है वो किसके पास आ गया,
ब्राजील वाला जो इलाका है वो पुर्तगालियों के पास आ गया। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस को साइन किया गया और दोनों ने बंटवारा कर लिया कि यहाँ पर आप उपनिवेश बनाओगे और यहाँ हम उपनिवेश बनाएंगे। उपनिवेश का मतलब होता है दूसरे देश पर आर्थिक हितों के लिए अधिकार करना। जब किसी भी कंट्री पर आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए दावा करते हो या अधिकार करते हो तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। किसी भी दूसरी कंट्री पर जब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आप उसको सीज करते हो या उस पर अधिकार कर लेते हो तो इस प्रोसेस को हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो अब ये कहानी आगे बढ़ी, तो अब हम भारत के ऊपर आ जाते हैं। तो पुर्तगाल को कौन सा इलाका मिल गया? तो ये बात तय होगी कि भाई साहब जितना भी पूर्व का इलाका है वो कौन देखेगा? पुर्तगाल। तो अब भारत में इसीलिए पुर्तगाली आए। अगर भारत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होता तो हमारे यहाँ स्पेन के लोग आते। तो पूर्व का इलाका पुर्तगाल देखेंगे, जो ईस्ट वाला इलाका है वो पोर्चुगीज देखेंगे। तो पुर्तगाल का एक राजकुमार था साथियों, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। पुर्तगाल का एक राजकुमार था और राजकुमार का नाम था डॉन हेनरिक। ठीक है, डॉन हेनरिक या डॉन हेनरी, ये पुर्तगाल के राजकुमार का नाम है। डॉन हेनरी नाम का एक राजकुमार था, एक प्रिंस था पुर्तगाल का। शुभमन गिल की बात नहीं कर रहे, हम डॉन हेनरी की बात कर रहे हैं। ठीक, और डॉन हेनरी ने बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग की शिप के लिए। इसने अच्छे जहाजों के निर्माण पर फोकस किया। इस व्यक्ति ने जो अच्छे नाविक थे, उन जो जा सकते थे, उन सबको इसने प्रमोट किया और एक नहीं बहुत सारी यात्राएं इसने समुद्र में भेजी और बहुत पैसा खर्च किया। यही कारण है कि डॉन हेनरी के लिए एक नाम का प्रयोग किया जाता है। इसे कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर क्यों? इसलिए क्योंकि इसने समुद्री यात्राओं को बहुत बहुत प्रोत्साहित किया था। जो सी रूट डिस्कवरी होती है उसे बहुत प्रमोट किया था। और चूंकि समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहित किया, चूंकि सी रूट की डिस्कवरी को इसने बहुत ज्यादा एनहांस किया, इसलिए इसे हेनरी द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। और इसी ने सबसे पहला एक अभियान भेजा भारत की खोज करने के लिए। तो भारत की खोज करने के लिए सबसे पहले वास्को डिगामा नहीं निकला था। वास्को डिगामा से पहले बार्थोलोम्यू डियाज आया था। ठीक है, अब मैं अगले उस पर आ रहा हूं कि दो लोग हैं, एक तो राजकुमार हेनरी, ठीक है, प्रिंस हेनरी, और राजा जॉन द्वितीय। ये पुर्तगाल के राजा और राजकुमार हैं। ठीक है, ये पुर्तगाल के राजा और राजकुमार हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के 1487 में बार्थोलोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज को भारत की खोज करने के लिए भेजा कि यार तुम जाओ और भारत तक पहुंचने का रास्ता निकालो। अब बार्थोलोमियो डियाज निकला। अब मैप के थ्रू समझते हैं। बार्थोलोमियो डियाज निकला भारत के बारे में पता लगाने के लिए कि चलो भारत के बारे में पता लगाते हैं, इंडिया के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, अब बार्थोलोमियो डियाज निकल तो गया कि भारत के बारे में पता लगाना है, लेकिन ये भारत पहुंच नहीं पाया। इसने यहां से अपनी कहानी शुरू की, बहुत मुश्किल यात्राएं करते हुए क्योंकि नया रास्ता था, कोई गया नहीं था यहां, ये यहां तक पहुंचा। ये जो इलाका है ये यहां तक पहुंच गया। अब ये जो इलाका है मैं इस पे थोड़ा हाईलाइट करूंगा तो आप देखिएगा ध्यान से। ये जो इलाका है प्यारे दोस्तों, और हाईलाइट कर देता हूं यहां पहुंच गया वो इस इलाका। ये कौन सा इलाका है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी कोना है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ
अफ्रीका। ठीक है, इसको इसने नाम दिया केप ऑफ स्ट्रोम। इसको इसने नाम दिया केप ऑफ स्ट्रोम। अब केप हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। केप का मतलब होता है जमीन का समुद्र में निकला हुआ भाग। जैसे हमारे पेट नहीं निकल आते यहाँ तक बाहर, हमारे शरीर से बाहर चले जाते हैं पेट, ऐसे ही होता है केप। केप मतलब जमीन का वो हिस्सा जो कि समुद्र के अंदर जा चुका है। जमीन का वो हिस्सा जो कि समुद्र के अंदर जा चुका है, इसको हम केप ऑफ स्ट्रोम बोलते हैं। अब इसने इसको नाम दिया था केप ऑफ स्ट्रोम। फिर जो पुर्तगाल के राजा हैं जॉन द्वितीय, हमने बताया आपको इस समय राजा कौन थे, राजा थे जॉन द्वितीय। उन्होंने इसका नाम चेंज करके केप ऑफ गुड होप कर दिया। केप ऑफ गुड होप कर दिया। और आज भी ये है, जब भी हम अफ्रीका की बात करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो केप ऑफ गुड होप है। तो ये केप ऑफ गुड होप तक आया और फिर यहां से ये वापस चला गया। ये केप ऑफ गुड होप तक आया और यहां से ये फिर वापस चला गया। ठीक है, यहां से ये वापस चला गया। ठीक, तो बार्थोलोम्यू डियाज ने वास्को डिगामा के लिए आधा रास्ता तय कर, यहां तक की मैपिंग हो गई, यहां तक के बारे में सारी जानकारी अब पता थी, ताकि जब आगे वास्को डिगामा आया तो वास्को डिगामा को यहां तक आने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। वो केप ऑफ गुड होप तक सीधे सीधे पहुंच गया। वो केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप, हिंदी में इसे आशा अंतरीप कहते हैं, वो यहां तक बहुत आसानी से पहुंच गया। अब बात थी वास्को डिगामा की। दो चीजें हो गई, राजकुमार हेनरी की मौत हो चुकी है, जॉन द्वितीय की भी मौत हो चुकी है, और अब कहानी आगे बढ़ाएंगे राजा मैनुअल प्रथम। ठीक, अब अगली स्टोरी को सुनो। ये एक कहानी होगी प्यारे दोस्तों। इतनी सारी चीजें हो चुकी हैं, अब पुर्तगाल में एक नए राजा आ चुके हैं और राजा का नाम है मैनुअल प्रथम। ये सारी चीजें याद रखना, पूछी जाती हैं, छोटी छोटी बातें। बार्थोलोम्यू डियाज को किसने भेजा, बार्थोलोम्यू डियाज कहां तक आया, अभी मैं प्रश्न भी बना दूंगा। इसके बाद आते हैं राजा मैनुअल प्रथम, किंग मैनुअल फर्स्ट, राजा मैनुअल प्रथम। किंग मैनुअल फर्स्ट ने अब भेजा वास्को डिगामा को। ठीक है, तो मैनुअल फर्स्ट ने 1497 में वास्को डिगामा को भेजा कि यार तुम जाओ और भारत के बारे में पता करके आओ। वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा को भेजा। तो वास्को डिगामा ने कहां तक पहुंच गया, वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। यहां तक तो आसान था, केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया, क्योंकि यहां तक का रास्ता ऑलरेडी बार्थोलोम्यू डियाज बता चुका था। इसके बाद उसको आगे बढ़ना था। अब वो आगे कैसे बढ़ा, ये कहानी जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो आगे कैसे बढ़ा, इस स्टोरी को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, यहां पहुंचने के बाद वो थोड़ा और आगे गया और मेडागास्कर वाले इलाके के पास, थोड़ा और मेडागास्कर के ऊपर उसे एक व्यक्ति मिला, एक भारतीय मिला, अरबी व्यापारी मिला, माफ कीजिए। और उस अरबी व्यापारी का नाम था अहमद इब्न मजीदी। अहमद इब्न मजीदी, ये एक अरबिक गुजराती व्यापारी था। ये एक अरबी गुजराती व्यापारी था। ठीक, अब चूंकि ये तो व्यापार करता रहता था, ये तो ट्रेड करता रहता था, तो इसने पूछा कि यार हमें भारत तक जाना है। अब हमारी तो सोच ही रहती है, विदेशी देखा और हम बिल्कुल विचलित हो पड़ते हैं विदेशियों को देख करके। तो कहा कि ठीक है, हम ले चलते हैं भारत। तो अब्दुल इब्न मजीदी ने मदद की वास्को डिगामा की, और इस तरह अब जो बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट आने वाला है साथियों, इस तरह 20 मई, इस तरह 20 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत पहुंचता है।
इस तरह 20 मई 1948 को वास्को डी गामा इंडिया पहुंचता है। इसने रास्ता यही चुना, बिल्कुल कोना कोना करते हुए आराम आराम से यहाँ से आते हुए यहाँ अब्दुल इब्न मजीदी से मुलाकात हुई। इसके बाद ये और यहाँ पहुंचा कहाँ था, कालीकट। ठीक है, यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो कालीकट में जगह है, मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, इसका नाम है कप्पड़। अब इसको कप्पा दीबू बोलते हैं। ये कालीकट के अंतर्गत आती है, कालीकट के अंतर्गत आती है। तो यहीं पर वो 20 मई 1498 को पहुंचा था। और इस समय यहां पर एक हिंदू राजा थे, एक हिंदू किंग थे, जिनका नाम था जमोरिन, जिनका नाम था जमोरिन। देखो, जमोरिन एक उपाधि हुआ करती थी। तो जमोरिन ने स्वागत किया था वास्को डी गामा। ठीक है, जबकि अरबी व्यापारी यहां पर ऑलरेडी थे, तो अरबी व्यापारियों ने विरोध किया था, अरबी व्यापारियों ने इसका विरोध किया था। जो अरेबिक ट्रेडर्स थे उन्होंने अपोज किया था, जबकि यहाँ के हिंदू राजा जो थे जमोरिन, उन्होंने स्वागत किया था, बड़े तोहफे वगैरह दिए थे कि अरे एक व्यक्ति आ रहा है, चलो मिल लेते हैं। ठीक है, तो और ये अरबी व्यापारी ऑलरेडी थे, क्योंकि अरबी बहुत पहले से भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं। याद कीजिए, जब हम आपको मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो वहां हमने आपसे कहा था कि 632 के आसपास, 630 से 632 के बीच में पहला मुस्लिम अरबी जहाज भारत आ गया था, और वो दक्षिण भारत से तब से व्यापार कर रहे हैं। और केरल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मसाला का व्यापार वो केरल से ही करते थे। और अब अरबी समझ गए थे कि अगर वास्को डी गामा यहां तक आया, ये वापस जाएगा, ये यूरोपियों को सीधे रास्ते की जानकारी दे देगा, और हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी, अरबियों ने इसके ऊपर अटैक भी किया, इसके कुछ जहाजों को जला भी दिया गया। इसलिए जब वापस ये आएगा, तो इससे पहले पेड्रो अल्वारेज आएगा, वो सेना लेकर के आएगा, वो पुर्तगालियों को हराएगा, तो अरबियों को हराएगा, माफ कीजिए। तो अरबी पुर्तगाली संघर्ष हमें देखने मिलेगा, क्योंकि अरबियों का तो पूरा व्यापार ऐसे ही चल रहा था। अरबी भारत से पूरा सामान खरीदते, ऑटोमन साम्राज्य को पहुंचाते, ऑटोमन साम्राज्य जेनुआ और वेनिस को बेचता, जेनुआ और वेनिस उस सामान को यूरोप में बेच देते। अब चूंकि पुर्तगाली यहां आ गए, तो अब ये भारत से, चीन से, इंडोनेशिया से ये सीधा सामान लेकर के खुद जाएंगे, और सामान ले जाकर के ये बेच देंगे यूरोप में। तो उन्हें पता था कि अब उनके लिए ट्रेडिंग राइवलरी की शुरुआत हो चुकी है, उनके लिए अब समस्याएं आने वाली। तो अब यहां से सवाल क्या क्या बन जाते हैं, तो सवाल देखिए प्यारे दोस्तों, यही बनते हैं कि जैसे बार्थोलोम्यू डियाज से सवाल बन जाएगा कि बार्थोलोम्यू डियाज को किसने भेजा था, तो वो भी पुर्तगाल का ही एक नाविक था, जो केप ऑफ गुड होप तक आया और फिर वापस चला गया। ठीक है, उसके अलावा राजकुमार हेनरी, जिन्हें हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग की, और प्रमोट किया लोगों को कि आप जाइए और नवीन समुद्री मार्गों की खोज कीजिए। जब वास्को डिगामा भारत आया, तो वास्को डिगामा को लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी है, वहां से 1497 में, 1497 में वास्को डिगामा लिस्बन से निकलता है, और 20 मई 1498 को भारत पहुंचता है। 2 महीने के बाद, मतलब अगस्त के महीने में, वो वापस पहुंच जाता है। उसे जानकारी नहीं थी, और उसने जानकारी एकत्रित भी नहीं की अरबियों से, कि भाई साहब अगस्त के महीने में भारत में मानसूनी हवाएं चलती हैं। हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि ये मानसूनी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, मॉनसून विंड चलना शुरू हो जाती हैं। और इन हवाओं के विपरीत उस समय जब बहुत बड़े बड़े इंजन वगैरह नहीं थे, यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जब वो आया था तो जल्दी आ गया, लेकिन जब वो भारत से गया अगस्त के महीने में, तो बहुत मुश्किल हो गया उसके लिए, बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि उसे मानसूनी हवाओं की जानकारी नहीं थी प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए एक बार देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने आगमन और सामान्य परिचय की बात कर ली, अब दोनों चीजों को बहुत अच्छे से हम पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सारी बातें। कहानियां हैं बेसिकली, और कुछ तथ्य हैं। कहानियां हैं, कहानियों के बीच में कुछ तथ्य हैं, वो तथ्य आप याद रख लीजिएगा। देखिए, तो ये लिखा हुआ है कि भौगोलिक खोजों में
स्पेन और पुर्तगाली जो थे, भौगोलिक खोजों में स्पेन और पुर्तगाली बहुत अग्रणी थे, ये भी आपको बताया। टॉर्डेसिलस की संधि हुई थी, स्पेन को पश्चिम मिला, पुर्तगाल को पूर्व और ब्राजील वाला भाग मिल गया। ठीक है, फिर पुर्तगाल के राजकुमार का नाम था हेनरी, जिसको बाद में द नेविगेटर कहा गया। ठीक है, पुर्तगाल के राजा थे जॉन द्वितीय। ठीक, इन्होंने बार्थोलोमियो डियास को भेजा था। देखो, हेनरी की डेथ हो चुकी है, लेकिन हेनरी की वजह से ये सारी यात्राएं संभव हो सकी, क्योंकि उसने प्रमोट किया था। ठीक है, तो बार्थोलोमियो डियास को भी हेनरी ने नहीं भेजा, हेनरी को भेजने वाले थे राजा जॉन द्वितीय। तो ये केप ऑफ स्ट्रोम तक गया, लेकिन जॉन द्वितीय ने केप ऑफ स्ट्रोम का नाम बदल के केप ऑफ गुड होप कर दिया। ठीक, फिर मैनुअल प्रथम, राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को भेजा, ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया। वहां से अहमद इब्न मजीदी ने इसकी सहायता की और 20 मई 1498 को ये केरल कालीकट पहुंचता है। कालीकट जिले का नाम है, वहां कप्पावदु नाम की जगह है जिसे कप्पड़ कहा जाता था, वहां ये पहुंचा था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिखा है कि स्पेन एंड पोर्चुगीज वर पायोनियर इन दी जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, स्पेन वेस्ट, पोर्चुगीज ईस्ट में। ठीक, पोर्चुगीज प्रिंस थे हेनरी नेविगेटर, पोर्चुगीज किंग थे जॉन टू, जिन्होंने बार्थोलोमियो डियास को भेजा था। ठीक है, जॉन टू ने ही केप ऑफ गुड होप का नाम केप ऑफ स्ट्रोम का नाम बदल के केप ऑफ गुड होप कर दिया था। और इस तरह वास्को डी गामा को मैनुअल फर्स्ट ने भेजा था, वो आया और 20 मई को इंडिया आ जाता है। ठीक है जी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस है, जिसके तहत देखिए ये वाले जो इलाके हैं, यहाँ तक के ये पूरे इलाके पुर्तगाल को मिले थे। ये जो इलाके आप रेड में देख रहे हैं, ये स्पेन को मिले थे। पर ये जो इलाका है ब्राजील का कुछ इलाका, या ब्राजील का पूर्वी भाग, ईस्टर्न ब्राजील, ये हिस्सा पुर्तगालियों को मिला था, पोर्चुगीज को मिला था। क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ की गई थी, इस लाइन में अब उस समय ना मैप तो बना नहीं था, लाइन एक ड्रॉ की गई कि यार यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें ये हिस्सा इनके पास आ गया था। ये केप ऑफ गुड होप है, ये भी अभी आपको दिखेगा, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप इस इलाके में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये समझ लें, ये देखो वो जगह है, यहाँ पर 1498 में एक जगह है कप्पा काडू, इसको कप्पा कादवू या इसी को कप्पड़ बोलते हैं। ये कालीकट में वो जगह है जहां वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है, तो देखें यहाँ एक एक बात लिखी हुई है, एक बार ध्यान से समझ लें कि पुर्तगालियों का भारत आगमन 20 मई 1498 को हुआ। ठीक है, वास्को डी गामा यूरोप से सीधे भारत आने वाला, समुद्री मार्ग से आने वाला पहला व्यक्ति था। कहां पर पहुंचा? कप्पा कादवू या कप्पड़, ये कालीकट केरल में है। उस समय पुर्तगाल के राजा का नाम था मैनुअल प्रथम, और फिर इन्होंने जो कंपनी बनाई वो एस्तादो द इंडिया कहलाई, जो पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी थी, पूरी तरीके से एक गवर्नमेंट कंपनी थी। ये याद रखिएगा कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से एक सरकारी कंपनी थी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी थी। और भारत में उन्होंने जो राज्य स्थापित किया, इंडिया में उन्होंने जो एम्पायर बनाया, उसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता था, उसे एस्तादो द इंडिया कहा जाता था। इस समय दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी शासन कर रहा है, कालीकट में जमोरिन शासन कर रहे हैं, गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन है, और विजयनगर में सालुव वंश के नरसिंह द्वितीय का शासन है। तो ये याद रखना, ये प्रश्न भी पूछा गया कि जब वास्को डिगामा का आगमन हुआ तो भारत पर कौन शासन कर रहा है। व्हेन वास्को डिगामा अराइव्ड इन इंडिया, तो इंडिया में रूल कौन कौन कर रहे हैं, भारत पे शासन कौन कौन कर रहा है। तो भारत पे ये सारे लोग शासन कर रहे हैं, ये सारे लोग रूल कर रहे थे। दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी, कालीकट में जमोरिन, विजयनगर में सालुव वंश के राजा नरसिंह द्वितीय, और गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो अभी भी दिल्ली सल्तनत ही है, क्योंकि 1526 में मुगलिया साम्राज्य की स्थापना भारत में होगी, उससे पहले तक दिल्ली सल्तनत ही भारत में शासन कर रही है। प्यारे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का ही रूल है। एक बार देखिए इसे ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो आगे बढ़ते हैं
और अब हम चर्चा करेंगे वास्को डिगामा के बारे में। वो व्यक्ति जो भारत 3 बार आया, वो व्यक्ति जो 3 बार जिसने भारत की यात्रा की। तब हम वास्को डिगामा के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक बात ना दिमाग में फिट करो पहले आप, कि ये बात सच है कि सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डिगामा ही था जो कि 20 मई को भारत पहुंचता है। 20th मई 1498 को भारत आया। वास्को डिगामा के बाद दूसरा व्यक्ति था कैब्रल, ये याद रखना, ठीक है। कैब्रल, पेड्रो अल्वारेस कैब्रल, वही व्यक्ति जिसने ब्राजील के बारे में खोज की थी, वो व्यक्ति भारत पहुंचता है 1500 में, ठीक। पुर्तगाल में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया है और वास्को डिगामा के बाद पेड्रो अल्वारेस कैब्रल भारत आया है, जो कि 1500 में पहुंचता है। 1500 में इंडिया आता है। पर ठीक है, अभी हमें बात करनी है वास्को डिगामा के बारे में, तो हम वास्को डिगामा को डिस्कस करते हैं। देखो, वास्को डिगामा ने 3 बार भारत की यात्रा की है। इसने 3 बार भारत की यात्रा की है। तो एक तो यही सवाल बनता है कि वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया, तो 3 बार वास्को डिगामा भारत आया था। सबसे पहली बार जब ये भारत आया तो ये 20 मई 1498 को भारत आया और अगस्त 1498 में ये भारत से चला गया। बहुत छोटा सा समय इसने बिताया, 2 ढाई 3 महीने का, और इस समय फिर ये भारत से चला गया। अब भारत को हम जानते हैं कि ये समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था। समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय। He was first European to arrive in India via direct sea route, ठीक है। He was the first European to arrive India via direct sea route, ठीक। कहां पर आया तो हमने देखा कि कप्पड़, जिसे अब कप्पा कवदू कहते हैं, कालीकट में एक जगह है केरल में, यहां पर ये आया था। उस समय केरल के राजा का नाम क्या था, तो यहां पर राजा जमोरिन, ठीक है। और राजा जमोरिन ने क्या किया था, तो राजा जमोरिन ने स्वागत किया था इसका, ठीक। और विरोध किसने किया था, तो विरोध किया था अरबी व्यापारियों। विरोध किसने किया था, अरबी व्यापारी। जो अरबी व्यापारी हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध किया था। कारण मैं आपको बता चुका हूं, अभी अभी मैंने पूरा का पूरा रीजन आपको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने विरोध क्यों किया था। एक जानकारी है लेकिन उतनी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी किताबों में ये जानकारी मिली नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये कहा जाता है कि ये अपने साथ 7 जहाज लेकर के आया था और इसका जो प्रमुख जहाज था उसे साओ गैब्रियल कहा जाता था। लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि ये जानकारी बहुत अच्छी किताबों में मुझे नहीं मिली है। साओ गैब्रियल, इसके जहाज का नाम साओ गैब्रियल था। तो हालांकि एक बार पूछा भी गया है एग्जाम में और उसको सही माना गया है कि जिस जहाज से वास्को डिगामा भारत आया था उस जहाज का नाम क्या था, तो उस जहाज का नाम साओ गैब्रियल था। इसके 7 या 8 जहाज थे और कुछ बहुत सारे जहाज इसके रास्ते में ही टूट गए थे, पर साओ गैब्रियल बहुत स्ट्रॉन्ग जहाज था उस समय पूरी दुनिया का। तो ये इसी साओ गैब्रियल नाम के जहाज से भारत आया था। अच्छा, हमारे भारत में 2 तरह के कोस्ट हैं, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में घुमा के पूछा गया था। जो तमिलनाडु वाला इलाका है इसे कोरोमंडल बोला जाता है। जो तमिलनाडु वाला इलाका है इसे कोरोमंडल बोला जाता है। जो केरल वाला इलाका है इसे मालाबार बोला जाता है। तो कई बार ना प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि वास्को डिगामा किस तट पर भारत आया, तो ऑप्शन दे देगा मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। अलग अलग ऑप्शन दे देगा कि वास्को डिगामा किस कोस्ट पर इंडिया आया था, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, या फिर उत्तरी नदर्न सरकार कोस्ट। इस तरह के ऑप्शन दे देता है। तो केरल कहाँ पर है, मालाबार कोस्ट में है, तो डेफिनेट सी बात है कि वो मालाबार तट पर ही भारत आया था। तो जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल। जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल। अरबिक ट्रेडर्स ने बहुत अपोज किया था, जबकि जमोरिन ने स्वागत किया था। जमोरिन वेलकम वास्को डिगामा। फिर जब ये वापस गया ना
मीन्स अगस्त में ही ये वापस गया था पहली बार। तो अगस्त 1498 में जब ये वापस गया और जब ये पुर्तगाल पहुंचा तो यहाँ से ये बहुत बड़ी मात्रा में काली मिर्च ले गया था, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से ब्लैक पेपर ले गया था। और इस काली मिर्च से उसे 60 गुना मुनाफा हुआ था, 60 टाइम्स। ये तब जब उसका एक जहाज डूब गया था, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था। और यहां से पता चल गया कि भारत से होने वाला व्यापार कितना ज्यादा है। और अरबी व्यापारी अर्थात ऑटोमन एम्पायर और इटली में वेनिस और जेनुआ कितना सारा पैसा बना रहे थे, कितना सारा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे वर मेकिंग विद दिस थिंग्स। तो 60 गुना मुनाफा हुआ था उसे, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड बैक टू पोर्चुगीज। 60 गुना मुनाफा प्यारे दोस्तों, सोच करके देखिए कि 100 रुपए की काली मिर्च अगर वहां ले गया तो उसका 60 गुना आप कर दीजिए। ठीक है, 100 रुपए की काली मिर्च का आप 60 गुना कर दीजिए, तो लगभग 100 रुपए से उसने ऑलमोस्ट 600 रुपए बना लिए, 6,000 रुपए बनाए। 60 गुना 6 गुना हुआ 60, 6,000 रुपए बना लिए, इतना सारा। ठीक, तो बहुत मुनाफा हुआ था, 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ था उसे। ठीक है, फिर एक बार और ये भारत आएगा और इस अगले ही साल चला भी जाएगा, ज्यादा समय नहीं बिताएगा ये। 1502 में भारत आया और 1503 की शुरुआत में 6-8 महीने रहा। ये उसकी द्वितीय यात्रा थी, ये उसकी द्वितीय यात्रा थी, सेकंड। लेकिन इस बीच में ना अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। इसमें वास्को डिगामा का रोल नहीं है, वास्को डिगामा तो भारत वापस चला गया, लेकिन भारत में अब पुर्तगालियों को समझ में आ गया था कि अब हमें लंबे समय तक व्यापार करना है, तो हमें यहाँ अपने व्यापारिक केंद्र बनाने पड़ेंगे, हमें यहाँ पर अपने ट्रेडिंग सेंटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत समस्या जा रही थी। तो इसीलिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है अफांसो डी अल्बुकर्क, वही व्यक्ति जो आगे जाकर के पोर्चुगीज गवर्नर बनेगा। तो अफांसो डी अल्बुकर्क भारत आया और अफांसो गवर्नर के रूप में नहीं, एक ऑफिसर के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में अफांसो डी अल्बुकर्क भारत आया। और 1503 में 1503 में 1503 में भारत में प्रथम पुर्तगाल फैक्ट्री स्थापित की गई। भारत में प्रथम पुर्तगाल फैक्ट्री, फर्स्ट पोर्चुगल फैक्ट्री इन इंडिया। कहां पर? कोचीन, कोचीन जिसे पहले कोच्चि कहा जाता था। कहां पर है? केरल में। ठीक, ये अवधारणा कहां से आई थी फैक्ट्री बनाने वाली? तो ये अवधारणा, ये जो कंसेप्ट है, ये इटली से आया था। इटली में जो जेनेवा और वेनिस के व्यापारी हैं, ये समुद्र के किनारे अपने वेयरहाउस बनाया करते थे और इसी वेयरहाउस में ये सामान ला करके रखा करते थे, कलेक्ट किया करते थे। तो ये जो कंसेप्ट है फैक्ट्री बनाने का, ये जो पूरी की पूरी अवधारणा है फैक्ट्री बनाने की, ये भारत आई थी इटली से। इटली से पुर्तगाली ये भारत लेकर के आए थे। तो यहां से बनने वाला ये सीधा सवाल है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री केरल कोचीन में स्थापित की। ठीक है, फिर आते हैं साथियों 1505, दूसरी फैक्ट्री लगती है और एक जगह है कन्नूर। कन्नूर में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली, इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री लगाई। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर लगाई थी? तो वो कन्नूर में लगाई थी। ठीक है, और फिर इन सबको मैनेज करने के लिए इन्हें एक गवर्नर की जरूरत थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बना, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बिकेम फर्स्ट गवर्नर, पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया। तो ये वास्को डिगामा ने नहीं किया, वास्को डिगामा ने जाकर के जानकारी दे दी कि भारत में ऐसा ऐसा है, अब चले जाओ ये सारे काम कर लो। तो अफांसो डी अल्बुकर्क आया। अफांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री खोली, जो कि कोचीन में खोली गई प्यारे दोस्तों, जिसे हम कोच्चि के नाम से जानते हैं। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में खोली गई और जब इन सबको मैनेज करना था, तो मैनेज करने के लिए पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में
फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को। ठीक है, चलो इसके बाद वो तीसरी बार फिर भारत आया। तीसरी बार वो भारत आता है 1524 में, और ये उसकी आखिरी यात्रा थी प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तीसरी बार वो भारत आया 1524 में, और इस बार यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, यहीं पर उसकी डेथ हो गई। 1524 में उसकी मृत्यु हो गई और उसे कोच्चि में दफनाया गया। कोच्चि या कोचीन में उसको दफनाया गया। बाद में उसकी जो कब्र थी उसको शिफ्ट किया गया। कहाँ पर? पुर्तगाल, लिस्बन में शिफ्ट किया, लिस्बन पुर्तगाल। तो उसकी डेथ कहाँ पर हुई थी? कोच्चि में हुई थी। कब हुई थी? 1524 में हुई थी। तो वास्को डिगामा की मृत्यु भारत में हुई है। वास्को डिगामा डाइड इन इंडिया 24 दिसंबर 1524 में उसकी मृत्यु हुई थी, और लगभग 14 सालों के बाद उसे सेंट फ्रांसिस चर्च जो कि लिस्बन में है वहां पर दफनाया। सेंट फ्रांसिस चर्च जो कि लिस्बन में है वहां पर दफनाया। अब सवाल क्या क्या बनेंगे उससे पहले एक बार ये पूरा कंटेंट हम पीपीटी में देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सब कुछ है, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं बहुत बेसिक तरीके से, कि वास्को डिगामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो कि 3 बार इसने भारत की यात्रा की। दूसरे यात्री अल्वारेज कैब्रल थे। 20 मई 1498 को समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कप्पा कादाबू कालीकट केरल में पहुंचता है। जहाज साओ गैब्रियल था। कालीकट के शासक जमोरिन ने स्वागत किया। अरबी व्यापारियों ने कड़ा विरोध किया और काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। फिर 1502 में इटली में कारखाना प्रणाली विकसित हुई। पहला कारखाना कोचीन में खोला गया, दूसरा कन्नूर में खोला गया। 1505 में फ्रांसिस्को अल्मीडा पहला गवर्नर बना। 1524 में ये तीसरी और आखिरी बार भारत आता है। भारत के कोची या कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है 14 दिसंबर को। पहले इसको कोची में दफनाया गया, ये डेट गलत है, इसको ठीक कर लेंगे हम अभी। और बाद में 14 साल के बाद इसे लिस्बन ले गए। ठीक है, सेंट फ्रांसिस चर्च है जो कि कोच्चि में 1503 में बना था, या कोच्चि में एक चर्च है, ये सही डेट है, माफ कीजिएगा। कोच्चि में एक चर्च है सेंट फ्रांसिस्को चर्च जो 1503 में बनाया गया था। उसी चर्च के पास पहले वास्को डिगामा को दफनाया गया। 14 सालों के बाद उसको लिस्बन ले गए और फिर उसको लिस्बन में दफनाया गया। तो कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि किस चर्च के पास वास्को डिगामा को दफनाया गया था। तो सेंट फ्रांसिस चर्च के पास, सेंट फ्रांसिस चर्च के पास वास्को डिगामा को दफनाया गया था। दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा, यही महत्वपूर्ण बातें हैं वास्को डिगामा के बारे में। अब यहाँ से सवाल क्या क्या बनते हैं एक बार वो भी बना लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले टॉपिक पर आएंगे। देखो यहाँ से पहला सवाल यही बनता है कि वास्को डिगामा ने कितने बार भारत की यात्रा की। तो याद रखेंगे कि वास्को डिगामा ने 3 बार भारत की यात्रा की है, 1498, 1502 और 1524। अगला प्रश्न बनता है कि वास्को डिगामा की डेथ कहाँ पर हुई। तो वास्को डिगामा की डेथ कोच्चि में हुई थी, केरल में हुई थी। उसे कोच्चि में ही दफनाया गया सेंट फ्रांसिस चर्च में। आफ्टर 14 ईयर उसको वापस लिस्बन ले गए थे। अगला, पुर्तगालियों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर थी। तो पुर्तगालियों की भारत में जो पहली फैक्ट्री थी, फर्स्ट पोर्चुगल फैक्ट्री इन इंडिया, तो भारत में पुर्तगालियों की जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में खोली गई थी 1503 में, और 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर भारत में कौन था? फ्रांसिस्को अल्मेडा था। जब वास्को डिगामा भारत आया तो राजा कौन था? तो जमोरिन कालीकट के राजा थे, उन्होंने स्वागत किया था। अरबी व्यापारियों ने विद्रोह किया था। किस जहाज से वास्को डिगामा भारत आया? साओ गैब्रियल नाम की जहाज से भारत आया। किसने मदद की? अहमद इब्न मजीदी, अहमद इब्न मजीदी ने मदद की थी उसको भारत तक पहुंचाने। ठीक है, यही सवाल आते हैं
इतने क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों, तो याद रखिएगा। जब भारत आया तो जल्दी आ गया था, भारत जाते समय बहुत समय लगा। समय क्यों लगा वो भी आप जानते हैं, क्योंकि 2 महीने बाद वो गया अगस्त के महीने में वापस, और तब तक मानसूनी हवाएं चलने लगी थी, जिसने बहुत रोका, अवरुद्ध किया उसके पूरे के पूरे मार्ग को। ठीक है जी, चलिए तो एक बार देख लीजिए बहुत ध्यान से, देन हम आगे बढ़ेंगे, अगले हिस्से पर आएंगे प्यारे दोस्तों। चलिए साथियों, तो हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब तक हमने इस बात की चर्चा कर ली कि किस तरह पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ, कैसे पहले बार्थोलोमियो डियास को भेजा गया, उसके बाद वास्को डिगामा आया। वास्को डिगामा 3 बार भारत आया और अंततः भारत में ही उसकी मौत हो गई। भारत के कोची में उसकी मौत हुई। सेंट फ्रांसिस चर्च, जो कि 1503 में बनाया गया था, उसके पास ही वास्को डिगामा को दफनाया गया प्यारे दोस्तों, और 14 वर्षों के बाद उसको लिस्बन में दफना दिया गया। अब हमें बात करनी है पुर्तगाल के मुख्य गवर्नर कि इंपॉर्टेंट गवर्नर क्या थे। देखो, गवर्नर की पोस्ट का मतलब यहाँ पर यह था कि एक व्यक्ति चाहिए था जो कि भारत में पुर्तगाल के पूरे शासन का प्रबंधन कर सके, पोर्चुगीज के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कर सके। इसके लिए सबसे बड़ी जो पोस्ट बनाई जाती थी वो गवर्नर की पोस्ट होती थी। यही पोस्ट आगे जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी बनाई जाएगी, और वहां पर भी हम गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, हम गवर्नर जनरल को स्टडी करेंगे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमें देखना होगा कि कौन कौन से प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर रहे, उन्होंने कौन कौन से काम किए। बहुत छोटे छोटे सवाल यहाँ से बनते हैं, पर इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। देखिए, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों में सबसे पहले हमें चर्चा करनी होगी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, जो 1505 में भारत आता है और 1509 में भारत से चला गया। हमने पहले भी बात की थी कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था, या भारतीय क्षेत्र का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में अपने साम्राज्य को या पूर्व के साम्राज्य को पुर्तगाली एस्तादो दा इंडिया कहकर के बुलाते थे। ईस्टर्न एम्पायर को पोर्चुगीज एस्तादो द इंडिया बोलते थे, और इस एस्तादो द इंडिया का जो पहला हेड बना था या गवर्नर बना था, ही वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 में ही वॉज अपॉइंटेड एंड 1509 तक उसने सर्व किया। ठीक है, उसके बाद अफांसो डी अल्बुकर्क, अगला जो प्रमुख गवर्नर हुआ वो था अफांसो डी अल्बुकर्क। बहुत इंपॉर्टेंट है अफांसो डी अल्बुकर्क, बहुत सारे काम इसके समय पर होंगे। ये वही गवर्नर होगा जिसने गोवा पर अधिकार किया, जिसने गोवा को कैप्चर किया। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे नीनो डी कुन्हा के बारे में। अब बीच में बहुत सारे गवर्नर आए, पर उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि हम उनके बारे में पढ़ें, पर नीनो डी कुन्हा के समय बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं। हम उन गतिविधियों का अध्ययन करेंगे, हम उन एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे। फिर गार्सिया डी नरोन्हा के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे इसने विस्तार किया, कैसे इसने एक्सपेंशन किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अल्फांसो डिसूजा, इसके समय पादरी भारत में आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, अल्फांसो डिसूजा। और सबसे आखिर में मैनुअल एंटोनियो डी सिल्वा। मैनुअल एंटोनियो डी सिल्वा वाज द लास्ट पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया। 1961 में जब गोवा पर भारत ने अधिकार कर लिया, तो उस समय पूरी की पूरी पावर का ट्रांसफर मैनुअल एंटोनियो डी सिल्वा ने ही किया था। एक बात और पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो उस समय गोवा, दमन, दीव, इन क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो उस समय कौन सा गवर्नर था पोर्चुगीज? तो उस समय बोस्सा, डी बोस्सा नाम का एक पुर्तगाली था, जो कि पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर था। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद इंपॉर्टेंट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क या अफांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, गार्सिया नरोन्हा, अफांसो डिसूजा और मैनुअल एंटोनियो डी सिल्वा, ये आखिरी था। और जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, उस समय डी बोस्सा नाम का व्यक्ति पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है जी, चलो अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था, ही वॉज द फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया।
इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, मैं हर चीज़ इंग्लिश में बोल देता हूँ प्यारे दोस्तों, हर शब्द इंग्लिश में बोल देता हूँ। दूसरा, आपको जो हम पीडीएफ दे रहे हैं, जो पीडीएफ आपको दे रहे हैं उसमें प्रॉपर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। कारण ये है, आजू बाजू ना लिखने का मैं आपको कारण बताता हूँ कि फिर जब हम पीडीएफ बनाते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कत जाती है कि सर हिंदी इंग्लिश एक साथ है, उसको अलग अलग करके दे दीजिए। इसीलिए हम अलग अलग पेजेस पर बना रहे हैं और हर एक लाइन में आपको इंग्लिश में बोल देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप सुनेंगे। और इतिहास में फैक्चुअल चीजें ज्यादा हैं, जहां पर भी कोई वर्ड आएगा कंसेप्चुअल, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप जान पाए कि ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ही वॉज फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया। ही वॉज फर्स्ट पोर्चुगल गवर्नर इन इंडिया, ये हम जानते हैं। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जाना जाता है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी को हिंदी में शांत जल की नीति भी कहा जाता है। अब सर ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। पुर्तगालियों को यह समझ में आ गया कि भारत अपने आंतरिक क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सशक्त है। इंडिया अपने इंटरनल जो क्षेत्र है वहां पर इंडिया को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय दिल्ली सल्तनत भी स्ट्रांग थी। नीचे विजयनगर साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, काफी पावरफुल था। और इसके कुछ समय के बाद आप जानते हैं कि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर ली। पर उन्हें एक बात यह भी समझ में आ गई थी कि भारतीयों के पास स्थलीय सेना बहुत अच्छी है। जो इंडियंस हैं ये जमीन पर बहुत अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, बहुत अच्छे तोपखाने हैं, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी अश्व सेना है, बहुत अच्छी पैदल सेना है, कैवलरी बहुत अच्छी है, इन्फेंट्री बहुत अच्छी है। पर ये समुद्र की लड़ाई अच्छी नहीं लड़ते। ओशियन में इनके पास अच्छी पावर नहीं है, ना ही इनके पास बहुत अच्छे जहाज हैं और ना ही इन्होंने नेवी पर ध्यान दिया है। तो पुर्तगालियों ने अपना पूरा फोकस किया कि देखो यही वो इलाका है अरब सागर का, यहाँ बंगाल की खाड़ी का, ये भी आप कह सकते हैं कि फारस की खाड़ी, यहाँ लाल सागर, अदन की खाड़ी, इन सब क्षेत्रों में पुर्तगाली अपना अधिकार करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर हम जमीन पर नहीं, अगर हमने इस इलाके में भी नियंत्रण स्थापित कर लिया तो कोई भी व्यक्ति यहां से हमारी अनुमति के बिना व्यापार नहीं कर पाएगा। इसके लिए पहले उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। अब इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे इन्होंने चेंज किया। अब ध्यान से समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया। कौन सी पॉलिसी शुरू की? ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की। इसे हिंदी में नीले जल की या शांत जल की नीति कहा जाता है। सवाल पूछा जाता है कि उस पुर्तगाली गवर्नर का नाम बताइए जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। बाद में पुर्तगालियों ने इसमें संशोधन किया, पुर्तगालियों ने इसमें अमेंडमेंट किया। और संशोधन क्या किया प्यारे दोस्तों? उन्होंने एक नई प्रणाली को शुरू किया जो भारत और हिंद महासागर के लिए बिल्कुल नई थी। वो एक पद्धति लेकर के आए जिसे कार्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था कहा जाता था। कार्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था, इंग्लिश में भी इसको यही नाम देते हैं। इंग्लिश में भी इसे यही नाम दिया जाता है, कार्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था, या सिंपल इसको कार्ट पद्धति भी कहा जाता है। अब ये कार्ट पद्धति क्या करती थी? कार्ट पद्धति के तहत प्यारे दोस्तों, ये जो कार्ट पद्धति है इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जा रहा है, एनीबडी हु इज गोइंग फॉर द ट्रेड इन इंडियन ओशन, कोई भी व्यक्ति जो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जा रहा है, उस व्यक्ति को पुर्तगालियों से एक परमिट लेना पड़ता था। जब तक वो परमिट नहीं लिया जाएगा तब तक आपका जहाज हिंद महासागर में नहीं जा सकता, इंडियन ओशन में नहीं जा सकता। तो कार्ट शब्द का प्रयोग किया गया था परमिट के लिए। आर्मेडा शब्द का प्रयोग किया गया था कि जब भी कोई जहाज हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जाता तो उनके साथ 2 या 3 पुर्तगाली जहाज भी जाया करते थे। और इन पुर्तगाली जहाजों का काम होता था
कि वो उस जहाज की समुद्री लुटेरों से रक्षा करें। इसीलिए आर्मेडा शब्द को इंक्लूड किया गया। मैं फिर से बता दूं कि कार्ट आर्मेडा काफिला व्यवस्था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू नहीं की थी। ये व्यवस्था पुर्तगालियों ने बाद में लागू की। हालांकि ये ब्लू वाटर पॉलिसी का ही हिस्सा थी, लेकिन ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब था हिंद महासागर पर नियंत्रण करने की नीति, इंडियन ओशियन को कंट्रोल करने की पॉलिसी। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए किस व्यक्ति ने नीति अपनाई, तो उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। दूसरा सवाल आपसे कार्ट आर्मेडा व्यवस्था के बारे में पूछा जाएगा कि वो कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जिसने हिंद महासागर में परमिट लेने के लिए कार्ट आर्मेडा व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो जवाब होगा पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी या पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। अब एक बात मुझे बताओ, जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये कोशिश करेगा कि हिंद महासागर पे पूरा हमारा अधिकार हो जाए, तो क्या दूसरे लोग इसका विरोध नहीं करेंगे? आप ही लोगों से पूछ रहा हूं कि जब ये कोशिश करेगा कि यार मुझे पूरे हिंद महासागर पर अधिकार करना है, मुझे पूरे इंडियन ओशन पर अधिकार करना है, तो क्या दूसरे लोग इसका विरोध नहीं करेंगे? तो जवाब होगा सर बिल्कुल विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। तो इसी क्रम में उसकी दो लड़ाइयां होती हैं। एक लड़ाई उसकी 1508 में होती है, 1508 में होती है, और 1508 में 1508 में एक लड़ाई होती है जिसे कहते हैं चौल का युद्ध या बैटल ऑफ चौल। चौल का युद्ध या बैटल ऑफ चौल, और इसमें मिस्र के साथ लड़ाई होती है। ये लड़ाई मिस्र के साथ होती है, इजिप्ट के साथ, ठीक है। और इस लड़ाई में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा होता है लॉरेंस अल्मेडा। लॉरेंस अल्मेडा की मृत्यु हो जाती है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का बेटा था लॉरेंस अल्मेडा, तो लॉरेंस अल्मेडा की मृत्यु हो जाती है। अब इस बात की जानकारी जब लगती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, तो बट नेचुरल सी बात है, बहुत पावरफुल है, उसका बेटा मर गया है, तो भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, समुद्र में, ओशियन में एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है प्यारे दोस्तों, और इस लड़ाई को कहा जाता है दीव का युद्ध, बैटल ऑफ दीव। ये 1509 में हुआ। और पता है इस लड़ाई की विशेष बात क्या थी? इस लड़ाई में एक तरफ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, एक तरफ इस लड़ाई में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, दूसरी तरफ इसमें गुजरात, गुजरात का शासक, ठीक है, इसमें मिस्र की सेनाएं थी, और ऑटोमन अर्थात टर्की, ऑटोमन कह दीजिए या टर्की कह दीजिए, इनकी सेनाएं। इन सबको मिलकर के फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हरा दिया, और ये बहुत बड़ी जीत थी पुर्तगालियों की। इट वॉज अ ग्रेट विक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज। तो ये दो बड़ी लड़ाइयां होती हैं, एक दीव की लड़ाई और एक चौल की लड़ाई। चौल से सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन दीव की लड़ाई से सवाल पूछा जाता है, बैटल ऑफ दीव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू करने वाला व्यक्ति था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसके तहत उसने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना चाहा, जिसके तहत उसने इंडियन ओशियन को कंट्रोल करना चाहा। अगली बात, 1508 में चौल की लड़ाई हुई, जैसा हमने बताया, जिसमें लॉरेंको डी अल्मेडा जो कि उसका बेटा था वो मारा गया। 1509 में दीव का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ दीव, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ऑटोमन, वेनिस, मिस्र, गुजरात और कालीकट, हाँ इसमें याद रखिएगा कालीकट का जो राजा था जमुरिन, वो भी इस युद्ध में लड़ा था पुर्तगालियों के खिलाफ, और उसकी भी हार हुई थी। तो पुर्तगालियों ने गुजरात को भी हरा दिया, कालीकट को हरा दिया, ऑटोमन की नेवी को हरा दिया, वेनिस की नेवी, ये सब लड़ने आए थे, सोचो आप, भारत लेके आए थे अपनी सेना, ये मिस्र को हरा दिया, इन सब को हरा दिया था, और ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, ये बहुत बड़ा युद्ध था। इट वॉज अ ग्रेट बैटल, ठीक है। फिर इसने अंजदीव और कन्नूर, कन्नूर में सेंट एंजेलो किला बनवाया केरल में, ठीक है। तो अंजदीव और कन्नूर में सेंट एंजेलो किला का निर्माण करवाया। अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, तो हमने अभी एक टॉपिक डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों कि कैसे पुर्तगाली भारत में अपनी फैक्ट्रियों का विस्तार कर रहे हैं। तो ये वाली बात हमने पहले आपको बताई थी कि पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री भारत में खोली थी, पोर्चुगीज ने इंडिया में जो अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी वो कहाँ खोली थी? कोचीन में। याद है प्यारे दोस्तों?
तो हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली थी वो कोचीन में खोली थी, जिसे कोच्चि कहा जाता था 1503 में। अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। कोचीन पर इनका अधिकार 1814 तक था। 1814 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था। तो ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कोचीन जो कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री थी, यहाँ पर 1814 तक पोर्तुगीज का अधिकार रहा। 1814 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार किया था। यहीं पर इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री खोली और फैक्ट्री का कन्नूर में। कन्नूर कहाँ पर है? केरल में। अब क्या हुआ, इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। फैक्ट्री और फोर्टिफिकेशन दोनों में अंतर होता है। फैक्ट्री और दुर्गीकरण दोनों में अंतर होता है। पहले यूरोपियों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि एक शहर है, तो यहाँ वो अपनी फैक्ट्री बना लेते थे। सिर्फ एक ऐसा वेयर हाउस टाइप का बना लिया और इसमें उनका सामान रखा जा रहा है, इस तरह का एक वेयर हाउस बन गया। अब धीरे धीरे उन्हें लगा कि यार कुछ अधिकारी हैं, तो यहाँ कुछ मकान भी बना दिए, यहाँ भी कुछ मकान बना दिए। फिर लगा और सामान आ रहा है, तो यहाँ भी एक वेयर हाउस बना लिया, यहाँ एक वेयर हाउस बना लिया। ऐसे करते करते वो एक प्रकार से अपनी बस्ती बना लेते थे। अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बस्ती बनाइए, आप फैक्ट्री बनाइए, आप व्यापार कर रहे हैं, काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या करते थे कि इसके चारों तरफ दीवारें खड़ी करना शुरू करते थे। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री इसके चारों तरफ ये बनाना शुरू करते थे और इसी को हम कहते थे फोर्टिफिकेशन। इसी को हम बोलते थे फोर्टिफिकेशन, इसी को हम कहते थे दुर्गीकरण। ठीक है, इसी को हम दुर्गीकरण या फोर्टिफिकेशन बोलते थे। तो आगे जब हम शब्दों का प्रयोग करेंगे कि देखिए पुर्तगालियों ने दुर्गीकरण किया या फलाने ने दुर्गीकरण किया, तो शब्दों को समझिएगा कि फैक्ट्री बनी हुई है, अब यहाँ बहुत सारे इनके घर बन गए हैं, फैक्ट्रियां बन गई हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए ये दुर्गीकरण करते थे, फोर्टिफिकेशन करते थे। दुर्गीकरण का मतलब होता है कि अपनी फैक्ट्री और अपनी बस्ती के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बना लेना। तो इन्होंने कन्नूर में एक किला बनाया या फोर्टिफिकेशन किया और फिर इसका नाम देते थे, जिसका नाम था सेंट एंजिलो। सेंट एंजिलो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, आगे जाकर के हमें बहुत सारे किलों की बात करनी है। अंग्रेजों को पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, तो जहां हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने मद्रास में कौन सा किला बनवाया या फिर कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना करवाई, जो कि इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर था। इंग्लैंड के किंग थे विलियम थर्ड, उनके नाम पर रखा गया था। तो कन्नूर में इन्होंने सेंट एंजिलो बनवाया। ठीक है, चलिए तो अब समराइज कर देते हैं जल्दी से। तो हमने ये देखा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फिर हमने पढ़ा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। इसने 1509 में द्यू की लड़ाई लड़ी थी, बैटल ऑफ द्यू। हमने ये भी देखा कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया, जिसे शांत जल की नीति कहा जाता है। इसने कन्नूर और अंतदीव में अपने हेडक्वार्टर बनाए। सेंट एंजेलो फोर्ट इसने बनाया। दीव की लड़ाई में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बहुत सारे लोगों को हराया, जैसे जमोरिन जो कि कालीकट का राजा था, गुजरात के राजा को हराया, इजिप्ट के राजा को हराया, टर्की या ऑटोमन को हराया, ठीक है, और वेनिस को हराया। इन सब लोगों को उसने हराया था। तो एक बहुत बड़ी लड़ाई उसने जीती थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। हालांकि उसका बेटा मारा गया था, उसका जो बेटा था वो इससे पहले बैटल ऑफ चॉल में लोरेंको डी अल्मेडा मारा गया था। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं प्यारे दोस्तों। अब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद ये सारी बातें होगी। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद जो अगला महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर है, अगला इंपॉर्टेंट पोर्चुगल गवर्नर है, उसका नाम है अफोंसो डी अल्बुकर्क। अफोंसो डी अल्बुकर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सवाल बनते हैं अफोंसो डी अल्बुकर्क से। देखो, अफोंसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब ये शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। बहुत सारी जगह पर हम वास्तविक संस्थापक पढ़ चुके हैं। गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे तो श्रीगुप्त संस्थापक थे, लेकिन चंद्रगुप्त वास्तविक संस्थापक थे। ऐसे ही हम और आगे बढ़े, हमने और भी जगह चर्चा की। अभी पुर्तगालियों में भी यही कहानी निकल करके आ गई।
ये देखिए जो पुर्तगाली हैं, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अफोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। इंडिया में पोर्चुगल पावर का फाउंडर या रियल फाउंडर अफोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, क्योंकि इसने बहुत काम किया भारत में रह करके, बहुत सारे काम किए। अब क्या क्या करते हैं समझना। ये 1503 में पहली बार भारत आया था, पर तब एक अधिकारी के रूप में यह भारत आया था। When he visited India at 1503, he visited as an officer. When he visited India in 1503, he visited as an officer. और उस समय 1503 में इसने बहुत बड़ा योगदान दिया था कोचीन में पहली फैक्ट्री को सेटअप करने में। तो कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी, तो उस फैक्ट्री को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था अफोंसो डी अल्बुकर्क ने। अब इसने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया, इंडिया में एम्पायर को एक्सपेंड किया, और सबसे बड़ा काम जो इसने किया वो था 1510 में गोवा पर अधिकार। देखिए गोवा पर, जो गोवा वाला इलाका है, मैं चाहूंगा क्योंकि आप लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गोवा को पहले किस नाम से जाना जाता था। हमने पढ़ाया है आपको प्राचीन नाम, ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अब बताइएगा, समझिएगा कि गोवा इसलिए महत्वपूर्ण है कि गोवा पुर्तगालियों का आगे जाकर के मुख्यालय बनेगा। जो गोवा है वो पोर्चुगीज का आगे जाकर के हेडक्वार्टर बनेगा। तो गोवा को 1510 में अफांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। गोवा का इलाका बीजापुर की टेरिटरी में आता था। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि बहमनी साम्राज्य बाद में जो 1347 में बहमन शाह ने स्थापित किया था, वो आगे जाकर के बाद 5 भागों में टूट जाता है, जिसमें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदपुर, बरार, बीदर। तो बीजापुर के अंतर्गत गोवा का इलाका आता था, और बीजापुर के राजा उस समय यूसुफ आदिल या आदिल यूसुफ शाह थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किससे अल्बुकर्क ने गोवा छीना था, तो आदिल यूसुफ शाह उस समय बीजापुर के शासक थे। तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से अल्बुकर्क ने गोवा छीना था। गोवा को मुख्यालय नहीं बनाया अल्बुकर्क ने, बस गोवा पर अधिकार किया था। इसके अलावा इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया, होमुर्ज पर अधिकार कर लिया, और राजा कृष्णदेव राय से बहुत अच्छे संबंध थे। अब यहाँ थोड़ा सा मलक्का और होमुर्ज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो ये लिखा भी है, अल्बुकर्क कैप्चर गोवा, ये आदिल शाह है, विक्ट्री, ठीक है। अब ये समझने की कोशिश करना कि मलक्का और होमुर्ज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इलाके हैं। देखो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो वहां हम आपको चोक पॉइंट के बारे में बताएंगे कि दुनिया में कुछ चोक पॉइंट होते हैं, मतलब अगर उनको बंद कर दिया जाए तो बहुत सारा व्यापार रुक जाएगा। अब देखो ये जो इलाका है प्यारे दोस्तों, यहाँ फारस की खाड़ी है और ये अरब सागर है, ठीक है, ओमान की खाड़ी भी है यहाँ पर छोटी सी। ये लेकिन इलाका है, ये छोटा सा इलाका जो है, इतना सा, इस इलाके को कहा जाता है होमुर्ज स्ट्रेट। और अगर इस इलाके पर किसी ने अधिकार कर लिया तो आप सोच के देखो, ये पूरा का पूरा ट्रेड डिसरप्ट हो जाएगा, और यहीं से पूरा इतना बड़ा ट्रेड का रास्ता है। तो इसने होमुर्ज पर अधिकार कर लिया, अफांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक इसी तरीके से ये इलाका, इसे मलक्का बोला जाता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अभी जरूर यहाँ पर चीन थाईलैंड के साथ मिलकर के यहाँ क्रा स्थल संधि है, इसको क्रा स्थल संधि बोलते हैं, क्रा स्थमस बोलते हैं, इसको तोड़ करके वहाँ क्रा स्ट्रेट बना रहा है, पर वो बात की कहानी है। फिलहाल एक ही रास्ता था, वो था ये, कि यही वो रास्ता था जो चाइना को कनेक्ट करता था, चाइना को आज भी यही कनेक्ट करता है। तो उसने यहाँ पर भी अधिकार कर लिया। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर थी, और जितने भी गवर्नर आ रहे थे वो इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। तो अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया, उसने मलक्का को कैप्चर किया, और उसने होमुर्ज को कैप्चर किया। इसके अलावा राजा कृष्णदेव राय से बहुत अच्छे संबंध थे। वो जानता था कि कृष्णदेव राय इज वेरी मच पावरफुल, उनके अगेंस्ट अगर हम जाएंगे तो हमें प्रॉब्लम ही होने वाली है, ठीक है। फिर और क्या काम किए समझते हैं जरा प्यारे दोस्तों। अब इसने सामाजिक सुधार भी किए, इसने सोशल रिफॉर्म भी करने की कोशिश की, क्योंकि इसको समय मिल गया था, बाकी चीजें सेटअप हो चुकी थी, कोचीन में इनका हेडक्वार्टर बन चुका था, सारी चीजें। तो इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी,
सती प्रथा को बैन कर दिया। अब पूरे भारत में तो बैन कर नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारत में तो पुर्तगाली शासन कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो जो इलाके इनके कंट्रोल में आते जा रहे थे, चाहे वो कोचीन का इलाका हो, चाहे वो कालीकट के आसपास का कुछ क्षेत्र हो, अब गोवा की टेरिटरी भी आ गई है, इसके अलावा होमुर्ज हो गया, ये सारी चीजें जो जो इनके कंट्रोल में आती जा रही थी, वहां पर इन्होंने सती जैसी प्रैक्टिस को बंद कर दिया। ठीक है। अगला, ये पुर्तगाली जो पुरुष थे, उनको ये प्रोत्साहित करता था कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह कीजिए। जो पुर्तगाली पुरुष थे, ही इनकरेज्ड पोर्चुगीज टू मैरी इंडियन वुमेन। अब ये क्यों? ये इसलिए ताकि भारत का ईसाईकरण और पुर्तगालीकरण किया जा सके। अब भारतीय महिलाओं से शादी की जाएगी तो जो संतानें होंगी वो भी उसी क्रम में होंगी, प्यारे दोस्तों। ठीक है। तो वो भारत का ईसाईकरण करना चाहता था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहता था, और इसके अलावा भारत में चाहता था कि अधिकांश लोग पोर्चुगल कल्चर को अपनाएं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है इनक्विजिशन, ये रोमन कैथोलिक चर्च की एक धार्मिक न्यायाधिक, तो भारत में इन्होंने इनक्विजिशंस की स्थापना की थी। इंक्विजिशंस का मतलब होता था कि ये रिलीजियस कोर्ट होते थे जो कि रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के आधार पर अपने डिसीजंस दिया करते थे। इसकी मृत्यु 16 दिसंबर 1515 को गोवा में होती है। हालांकि बाद में इसका जो मकबरा है वो ग्रेस कॉन्वेंट लिस्बन में बनाया गया। तो अब थोड़ा सा ना समराइज कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों को जरा देख लेते हैं क्या क्या बन सकता है। तो हमने ये देखा कि सर, जो अफांसो डी अल्बुकर्क है, ये 1503 में पहली बार भारत आया, एक अधिकारी के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में। दूसरी चीज हमने ये देखी कि ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज अ रियल फाउंडर। ठीक है, इसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। किससे? आदिल शाह से। आदिल यूसुफ शाह। आदिल यूसुफ शाह जो कि बीजापुर का राजा था। ठीक है, उससे फिर इसने होमुर्ज पर भी अधिकार कर लिया, इसने मलक्का पर भी अधिकार कर लिया। अगला, सती प्रथा पर बैन लगा दिया कि सती जैसी प्रैक्टिस नहीं चलेंगी। पुर्तगाली पुरुष से कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह करो। जो पुर्तगाली पुरुष थे उनसे कहा कि तुम भारतीय महिलाओं से विवाह करो, इंडियन विमेन से विवाह करो। इसने कोर्ट भी बनाए जिन्हें इंक्विजिशंस कहा जाता है। इंक्विजिशंस का मतलब था धार्मिक न्यायालय। ये पूरी तरीके से ईसाई धर्म के आधार पर निर्णय दिया करते थे, क्रिश्चियनिटी और बाइबल के बेसिस पर सारे डिसीजंस दिया करते थे, प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये इसकी मृत्यु, ये भी याद रखना, वास्को डिगामा की तरह इसकी मृत्यु भारत में हुई थी, लेकिन ये गोवा में मरा था। ठीक है, इसकी डेथ गोवा में हुई थी। वास्को डिगामा की जो मृत्यु है वो कोचीन में हुई थी, इसकी मृत्यु गोवा में हुई थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी जो मृत्यु है वो गोवा में हुई थी, वास्को डिगामा की डेथ कोचीन में हुई थी। हालांकि इसको लिस्बन में ही दफनाया गया था वास्को डिगामा की तरह। तो इतनी बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलो अब थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। अभी आपसे सवाल करूंगा, इसलिए ध्यान से एक एक बात को सुनिएगा। थोड़ा सा और बचा है पुर्तगालियों के बारे में मामला, और फिर हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। देखो, पुर्तगालियों ने भारत में कुछ चर्च बनाए थे, और इन चर्च से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में कौन कौन से चर्च सेटअप किए, है ना, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो कोची में सेंट फ्रांसिस चर्च इन्होंने बनाया था। एक एक करके ना ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कोची में, कोची, तो कोची में इन्होंने सेंट फ्रांसिस चर्च बनाया था। सेंट फ्रांसिस चर्च कहाँ पर? कोची, कोचीन, केरल। ओके। गोवा में इन्होंने बॉम जीजस चर्च बनाया था, जहां फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है। बॉम जीजस चर्च, गोवा वाला इटरेटरी होगी। गोवा में
बॉम जीसस चर्च बनाया हुआ। ठीक है, इसी चर्च में प्रसिद्ध संत या पादरी फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया है। फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है, टोम है। ठीक है, बॉम जीसस चर्च। ठीक है, और बेंडेल चर्च, जब ये बंगाल चले गए तो बंगाल में हुगली में इन्होंने बेंडेल चर्च बनाया था। बेंडेल चर्च, बंगाल। आपको ये कहानी याद है बेंडेल चर्च वाली? हमने डिस्कस किया था कि पुर्तगालियों को शाहजहां ने वापस भगा दिया था हुगली वाले रीजन से, क्योंकि वो जबरन धर्मांतरण करा रहे थे, वो कन्वर्जन करा रहे थे, लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चर्च थे। बंगाल के हुगली में बेंडल चर्च इन्होंने बनाया था। जो कोच्चि है, यहाँ सेंट फ्रांसिस चर्च बनाया था। और बॉम जीसस चर्च गोवा में बनाया था, जहां फ्रांसिस जेवियर को दफनाया गया था साथियों। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट। हालांकि फ्रांसिस जेवियर की डेथ भारत में नहीं हुई थी, भारत में उनको दफनाया गया था। चलिए, तो ये 2 प्रमुख गवर्नर थे, 2 इंपॉर्टेंट गवर्नर थे। अब कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पीपीटी से जल्दी जल्दी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के समय 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1530 में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को अपना मुख्यालय बना लिया, गोवा को अपना हेडक्वार्टर बना लिया। अब इतना कंफ्यूज करने वाला सवाल है ना, और एग्जामिनर जानता है कि आप यहीं फंसोगे, तो वो यही सवाल आपसे पूछता, वो हमेशा यही क्वेश्चन करेगा। जैसे एक सवाल वो आपसे पूछेगा कि गोवा पर अधिकार किसने किया, तो आप जवाब दे दोगे अफोंसो डी अल्बुकर्क ने किया। अब वो जान के ये सवाल पूछेगा कि गोवा को अपना मुख्यालय किसने बनाया, गोवा को पोर्चुगीज हेडक्वार्टर किसने बनाया, और वहां आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा कि अफांसो डी अल्बुकर्क ने अधिकार किया था। तो पक्का अफांसो डी अल्बुकर्क ने ही इसको हेडक्वार्टर बनाया होगा, और यही आप बहुत बड़ी गलती कर जाते हो। अफांसो डी अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा, whereas नीनो डी कुन्हा made गोवा हेडक्वार्टर ऑफ एस्तादो द इंडिया। गोवा पर अधिकार अफांसो डी अल्बुकर्क ने किया था, लेकिन गोवा को मुख्यालय बनाया था नीनो डी कुन्हा ने, गोवा को हेडक्वार्टर बनाया था नीनो डी कुन्हा ने, याद रखिएगा। फिर सैन थोमे पर अधिकार कर लिया, जो कि मद्रास में है। सैन थोमे में एक युद्ध भी होगा, बैटल ऑफ सैन थोमे। ये मद्रास का ही एक हिस्सा है, चेन्नई का एक पार्ट है जिसे सैन थोमे कहा जाता है। तो सैन थोम पर ये अधिकार कर लेंगे, मद्रास का ही एक हिस्सा है। और सैन थोमे इनकी दक्षिण पूर्वी तट पर एकमात्र महत्वपूर्ण बस्ती थी, क्योंकि इनका पूरा फोकस मालाबार कोस्ट पर था। कोरोमंडल कोस्ट पर इनका एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर सैन थोमे ही होगा। सैन थोमे कोरोमंडल का इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर था। बाकी मालाबार पे कोचीन था, फिर गोवा कोंकण में मिल गया था। तो मालाबार पे बहुत सारे हेडक्वार्टर थे या इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी, पर कोरोमंडल में इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट्री सिर्फ एक था, सैन थोमे, मद्रास में या चेन्नई में। ठीक है, नागपट्टनम इनका पूर्वी बंदरगाह था जो तमिलनाडु में था। नागपट्टनम को बाद में ये सेंटर बनाते हैं, पर ज्यादा काम ये सैन थोमे से ही करते थे, सैन थोमे से ज्यादा काम किया। फिर गार्सिया डी नरोन्हा, इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने दमन, सालसेर, बंबई, मद्रास में और ज्यादा विस्तार किया, श्रीलंका में विस्तार किया। अल्फांसो डिसूजा के समय एक बहुत बड़ा काम होता है, वो थे पादरी फ्रांसिस जेवियर का भारत आगमन। वही पादरी फ्रांसिस जेवियर जिनको गोवा के पास स्थित बॉम जीसस चर्च के पास दफनाया गया है। फ्रांसिस जेवियर बहुत महत्वपूर्ण संतों में से एक माने जाते हैं। देखो, स्पेन में जेसुइट मिशनरी की स्थापना हुई थी, और जेसुइट मिशनरी एक बहुत बड़ी मिशनरी थी। मिशनरी मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाली संस्था है। तो जेसुइट मिशनरी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट मिशनरी ऑफ पुर्तगाल एंड स्पेन। तो जेसुइट मिशनरी के को फाउंडर थे फ्रांसिस जेवियर।
को फाउंडर थे फ्रांसिस जेवियर। अब इन्होंने भारत, जापान, मलक्का, चीन, इन सभी जगहों पर धर्म का प्रचार किया, इन सभी जगहों पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। इनकी जो मृत्यु है वो 1552 में चाइना में हुई थी। 1552 में चाइना में इनकी डेथ हुई थी, लेकिन इनको गोवा के बॉम जीसस चर्च में दफनाया गया, जहां अब भी हर साल जेवियर के सम्मान में वार्षिक भोज का आयोजन किया जाता है। जेवियर के सम्मान में एक आप कह सकते हैं कि एनुअल फीस्ट का आयोजन किया जाता है, वार्षिक भोज का आयोजन किया जाता है, एनुअल फीस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो फ्रांसिस जेवियर बहुत इंपॉर्टेंट संत हैं। फ्रांसिस जेवियर के बारे में याद रखना कि ये भारत आए थे अफांसो डिसूजा के समय पर, जेसुइट मिशनरी के संस्थापकों में से एक हैं। डेथ इनकी 3 दिसंबर को चीन में हुई थी और दफनाया इनको गोवा के बॉम जीसस चर्च में गया था। ठीक है, इसके बाद अगले जो है वो है मैनुअल एंटानियो। ये अंतिम पुर्तगाली गवर्नर है, लास्ट पुर्तगाली गवर्नर है। ऑपरेशन विजय के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय कर लिया गया 19 दिसंबर 1961 को। आज भी हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जहां समान नागरिक संहिता पहली बार आयोजित की गई। पुर्तगालियों ने यहां पर यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति जब भारत को हुई तो उस समय डी बोसा नाम का व्यक्ति पुर्तगाली गवर्नर था। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अब ये सवाल आपसे किया जाएगा प्यारे दोस्तों, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय किया गया। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया था भारत की सेना ने और 19 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय कर लिया जाता है। 19 दिसंबर को आज भी गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आखिरी गवर्नर कौन था? मैनुअल एंटोनियो डी सिल्वा। जब भारत को आजादी मिली उस समय पुर्तगाली गवर्नर कौन था? डी बोसा। फ्रांसिस जेवियर कौन थे? एक मिशनरी, एक संत थे, एक पादरी थे, जो कि जेसुइट मिशनरी के संस्थापक थे, जिन्हें गोवा में दफनाया गया है। कौन से चर्च में? बॉम जीसस चर्च गोवा में दफनाया गया है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना। किसने गोवा को हेडक्वार्टर बनाया था? नीनो डी कुन्हा ने। गोवा को कैप्चर किसने किया था? अफांसो डी अल्बुकर्क ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। किसने होमर्ज और मलक्का को कैप्चर किया? अफांसो डी अल्बुकर्क ने। सती प्रथा को किसने बंद किया? अफांसो डी अल्बुकर्क ने। अगला सवाल पूछेगा कि बैटल ऑफ दीव कब हुआ था? 1509 में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने बैटल ऑफ दीव को जीत लिया था। इतनी ही बातें याद रखना, इतने से सवाल बन जाते हैं। यहां से लगभग सारे महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पुर्तगाली जो कि भारत सबसे पहले आए और भारत में सबसे बाद में गए। पोर्चुगीज वर फर्स्ट टू अराइव इन इंडिया एंड लास्ट टू गो फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले भारत आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे और भारत से सबसे अंत में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तो कुछ ना कुछ प्रभाव तो इनका पड़ा होगा ना, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इनका जरूर पड़ा होगा। तो अब हम इनके प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे कि इनका प्रभाव क्या हुआ, इनका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला प्रभाव इनका यह हुआ प्यारे दोस्तों, यहां पर लिखा भी हुआ है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस यही लेकर के आए थे। यही वो लोग थे जिन्होंने इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया और भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में बनाई गई थी। और आगे जाकर के कागज और प्रिंटिंग का बहुत प्रचलन हो गया भारत में। इतना हो गया कि मुगल साम्राज्य को पेपर स्टेट भी कहा जाता, क्योंकि मुगल साम्राज्य में बड़े पैमाने पर कागजों का प्रयोग किया गया। तो पहला योगदान इनका यही है कि 1556 में गोवा में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली ही लेकर के आए थे। ठीक है, दूसरा योगदान यह है कि इनका कृषि में बहुत ज्यादा योगदान है, इनका एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
बहुत सारी नई नई कृषि की पद्धतियां, बहुत सारी नवीन फसलें ये भारत लेकर के आए थे। मल्टीपल न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स, मल्टीपल क्रॉप्स, ये सारी चीजें इंडिया लेकर के आए थे, भारत लेकर के आए थे। एग्जाम्पल के लिए मिर्च, आलू, टमाटर, मिर्च तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काजू, तंबाकू, पपीता, अल्फांसो आम, ये सब यही भारत लेकर के आए। अनानास, ये सब ये भारत लेकर के, इसमें से मिर्च, काजू, तंबाकू, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफी ये लेकर के नहीं आए। अब कई बार हमें लगता है कि यार कॉफी भी यही लेके आए होंगे, लेकिन नहीं। कॉफी की बात हमने पहले भी की थी, जब हम सूफी संतों को पढ़ रहे थे तब हमने कॉफी की बात की थी कि कॉफी भारत में सूफी संत बाबा बुदान लेकर के आए थे। ठीक है, संत बाबा बुदान यमन से लेकर के आए थे और चिकमंगलूर कर्नाटक की पहाड़ियों के पास इन्होंने कॉफी के 7 बीज लगाए थे और इन्हीं के नाम पर कर्नाटक में बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं। तो बाबा बुदान जो कि एक सूफी संत थे, वो भारत में कॉफी लेकर के आए थे। कॉफी पुर्तगाली लेकर के नहीं आए, या कॉफी यूरोपीय लेकर के नहीं आए थे इंडिया। कॉफी को लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बाबा बुदान को। वो किसको दिया जाता है? बाबा बुदान को दिया जाता है प्यारे दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक योगदान, तो भारत में ईसाई धर्म लेकर के आए, इंडिया में क्रिश्चियनिटी लेकर के आए, सती को रोकने का प्रयास किया, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शुरू किया। ठीक है, ये गोथिक स्थापत्य कला भी लेकर के आए थे। गोथिक स्थापत्य, सेंट थॉमस चर्च जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना चर्च माना जाता है, जो बहुत पहले बना था। 52 एडी के आसपास बना था, मतलब पुर्तगालियों के आने के 15 साल पहले केरल में चर्च बन चुका था। उससे पहले भी ईसाई मिशनरी आए थे, हालांकि वो नहीं टिक पाए भारत में, लेकिन चर्च बहुत पहले बना था। तो इस चर्च को रिकंस्ट्रक्ट कराया था गोथिक। देखो गोथिक आर्किटेक्ट में क्या होता है पहले दोस्तों, कि जो गोथिक आर्किटेक्ट होता है उसमें इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। देखो ध्यान दो, ऐसा ऐसे शेप बने हुए ना पूरे, इस तरह के ऐसे शेप बनाए जाते हैं, इस तरह के, इस तरह के। ठीक है, ऐसे शेप बनाए जाते हैं गोथिक आर्किटेक्ट में। तो गोथिक वास्तुकला यही भारत लेकर के आए थे। बाद में अंग्रेजों ने इसका बहुत उपयोग किया था, ब्रिटिशर्स ने इसका बहुत उपयोग किया था। तो प्रभाव याद रखना कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस यही लेकर के आए। मिर्च, आलू, टमाटर, काजू, तंबाकू, पपीता, अनानास, ये सारी फसलें लेकर के आए। क्रिश्चियनिटी इंडिया में इन्होंने प्रमोट की थी, सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी, और गोथिक आर्किटेक्ट भी यही इंडिया में लेकर के आए थे। कॉफी भारत में ये नहीं लेकर के आए थे। कॉफी का जो योगदान है वो इनको नहीं दिया जाता है पहले। ठीक है, चलो कुछ और बातें हैं, 3-4 फैक्ट हैं, इनके बारे में हम और चर्चा कर लेते हैं और फिर हम अगले टॉपिक पर आएंगे। देखिए, एक सवाल हमेशा किया जाता है कि यार पुर्तगाली जो इतने पहले भारत में आ गए, तो इनके पतन का कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया कि इनका पतन हो गया, इनका डिक्लाइन हो गया? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर हम इनके पतन की बात करें तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और इसमें सबसे पहला कारण है इनकी धार्मिक असहिष्णुता की नीतियां। सबसे पहला कारण है धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अर्थात पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस, इन्होंने क्या किया कि जबरन धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर किया। फोर्स्ड कन्वर्जन, फोर्स्ड कन्वर्जन। इवन ये बंगाल जाते हैं, हुगली, हुगली में इन्होंने बहुत बढ़िया सेटअप जमा लिया था, पर हुगली में इनकी 2 गलतियां। हुगली पहुंचे ये बंगाल वाले इलाके में, ठीक है, पर यहां इन्होंने 2 गलतियां कर दी। अच्छा व्यापार कर रहे थे हुगली में। एक तो इन्होंने काम किया धार्मिक कट्टरता, और मुगलों का शासन था यहाँ पर, मुगल्स यहाँ पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो मुगलों के होते हुए ये धार्मिक कट्टरता कर रहे हैं। मुगल्स हैं फिर भी ये रिलीजियस लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करें। दूसरा बुरा काम इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि ये समुद्री लूट की नीति अपना, ये इन्हें और खा गया।
ये पायरेट्स का काम भी करते थे, पायरेट्स। और हुगली को इन्होंने समुद्री लूट का केंद्र बनाया। तो जब पुर्तगालियों को भगाया गया बंगाल से, इनका एक और केंद्र था बंगाल में, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा एक और इनका केंद्र था चटगांव। अभी चटगांव बांग्लादेश में आता है, तो चटगांव में भी इनका सेंटर था। और चटगांव को, बंदरगाह को ये लोग पोर्ट ग्रैंड बोलते थे, पोर्ट ग्रैंड, ठीक है, या महान बंदरगाह बोला करते थे ये लोग। पुर्तगाली अपनी भाषा में पोर्ट ग्रैंड बोला करते थे। तो बहुत अच्छे से काम बन गया था, बहुत बढ़िया तरीके से काम बन गया था। पर अल्टीमेटली कासिम खान, जो कि मुगलों का सूबेदार था बंगाल का, उसने पुर्तगालियों को यहां से भगा दिया। कारण यही था कि हुगली में रह करके, हुगली को इन्होंने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन बना दिया था। कहने का मतलब यह कि हुगली से ये लोग बेतहाशा लूटपाट करते थे। हुगली को सेंटर बनाया, कोई भी जहाज जा रहा है उसको लूट लिया। एक बार इन्होंने शाहजहां की दासियों को लूट लिया था। तब मुमताज महल बड़ी नाराज हो गई थी और फिर पुर्तगालियों को भगाया गया। तो शाहजहां ने भी इनको मारा, फिर औरंगजेब ने भी इनको मारा। हालांकि बाद में माफी मांग के वापस आ गए थे, पर यह बहुत बड़ा कारण रहा कि एक तो इनकी धार्मिक कट्टरता की नीति, दूसरा इनकी लूट की नीति, और तीसरा इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि इन्होंने कभी भी ना भारतीयों के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं अपनाया। शुरू में जरूर कृष्णदेव राय के साथ, बाकी छोटे शासकों के साथ इनकी नीति बहुत बुरी रही। तो इनसे ना सभी लोग चिढ़ते थे, लाइन से सभी लोग इनसे नफरत करते थे। तो किसी भी जगह पर जब आपके अच्छे संबंध नहीं होंगे ना, और अपने आप को ये सागर का स्वामी बोला करते थे, ये अपने आप के लिए सागर का स्वामी, गॉड ऑफ ओशियन, खुद को सागर का स्वामी बोला करते थे कि हम सागर के स्वामी हैं, वी आर द गॉड ऑफ ओशियन, वी आर गॉड ऑफ ओशियन। ठीक है, रहे आए गॉड ऑफ ओशियन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 4 साल ही हुए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बैटल ऑफ स्वाली हुआ, सूरत के पास स्वाली का युद्ध हुआ, उसमें बहुत तगड़ा मारा पुर्तगालियों को, और पुर्तगाली यहां से बाहर हो गए। ठीक है, फिर एक पतन का कारण यह भी रहा कि हमने एक डिस्कस किया था कि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में एक संधि हो गई थी 1580 में, ये नंबर थी, हाँ। 1580 में पुर्तगाल और स्पेन एक का विलय हो गया, स्पेन और पुर्तगाल का विलय हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत हुई इनको 1588 में। क्यों सर? 1588 में, 1588 में ब्रिटिश नेवी ने यूरोप में, भारत में नहीं, यूरोप में इनको हरा दिया। और वहां से एक मिथ खत्म हो गया। देखो, यूरोप में एक मिथ चालू हो गया था। यूरोप में मिथ ये चालू हो गया था कि नोबडी कैन डिफीट पोर्चुगल एंड स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन को कोई भी नहीं हरा सकता, ये एक मिथ शुरू हो गया था यूरोप में। तो इस मिथ को तोड़ने का जो काम किया था, इस मिथ को खत्म करने का जो काम किया था, वो किया था अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों ने यूरोप में एक लड़ाई हुई 1588 में और उसमें हरा दिया। इसके बाद कहानी क्या है? इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। फिर बैटल ऑफ स्वाले, 1612 में बैटल ऑफ स्वाले होता है। उसमें अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं और वहां से उनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। फिर पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स, दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों के बीच में संबंध अच्छे हो जाते हैं। बॉम्बे पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को गिफ्ट में दे दिया था 10 पाउंड वार्षिक किराए से। बाद में ब्रिटेन के राजा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं और दोनों के बीच में अच्छी संधियां हो जाती हैं। पुर्तगाली बहुत सीमित जगह पर रह करके, गोवा दमन दीव में रह करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और वहीं पर वो व्यापार करते रहते हैं। इस तरह पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस खत्म हुआ, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो ये था पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया। उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी टॉपिक की कि देखिए ये मैड्रिड संधि हो गई दोनों के बीच में, अंग्रेज और पुर्तगाली, और जैसा हमने कहा कि विवाह हो गया, ये सारी बातें। तो अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होगी पोर्चुगीज को लेकर के, ऐसा मेरा मानना है, मैं उम्मीद करता हूं साथियों। ठीक है, अभी एक टॉपिक हम और कवर करेंगे आज की ही क्लास में, ताकि अगली क्लास में हम ब्रिटिश और
फ्रांस को खत्म कर सकें। छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ना, ये नीदरलैंड से आए हुए लोग थे प्यारे दोस्तों। देखो इतने सा जगह, ये नीदरलैंड है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यहाँ है नीदरलैंड इस इलाके। तो यहाँ नीदरलैंड का ना एक थोड़ी सी कहानी सुनना, फिर आगे बढ़ेंगे। नीदरलैंड को हॉलैंड कहा जाता है और यहाँ रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। हालांकि 2019-20 में एक रेजोल्यूशन पास किया था नीदरलैंड की पार्लियामेंट ने 2020 में, 2020 में। तो 2020 में एक रेजोल्यूशन पास किया नीदरलैंड के पार्लियामेंट ने और उसने कहा कि अब हमें सिर्फ नीदरलैंड के नाम से जाना जाएगा, हमें हॉलैंड नहीं कहा जाएगा। लेकिन नीदरलैंड के जो लोग हैं उन्हें डच कहा जाता है। जैसे हम भारत में रहते हैं, हमें इंडियंस कहा जाता है। जो ब्रिटेन में रहते हैं उन्हें इंग्लिश कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें ऑजीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड में जो रहते हैं कीवीज बोल देते हैं। ऐसे अलग अलग शब्द दिए हैं। तो ऐसे ही नीदरलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। नीदरलैंड का एक और नाम हॉलैंड हुआ करता था, लेकिन 2020 में उन्होंने हॉलैंड नाम को खत्म कर दिया। देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी और 1605 में 1605 में ये इंडिया आते हैं। लेकिन उससे पहले एक डच नागरिक भारत आया था जिसका नाम था हाउटमैन। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि पहला डच नागरिक जो भारत आया वो था हाउटमैन। तो हाउटमैन नाम का एक व्यक्ति है जो डच था, वो भारत आया। तो चलिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ज्यादा सवाल नहीं आते। बैटल ऑफ बेदरा, अंग्रेजों और एक लड़ाई होगी, अभी इसे ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि बंगाल में चिंसुरा के पास एक जगह है बेदरा। तो बेदरा में 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच में एक लड़ाई होगी जिसे बैटल ऑफ बेदरा कहा जाएगा। इसमें डच हार जाएंगे और हारने के बाद डच जो हैं वो फिर भारत में नहीं ज्यादा समय रहेंगे। उस एक और लड़ाई हुई थी जिसके बारे में मुझे पढ़ाना है, वो है कोलाचेल की लड़ाई। कोलाचेल की लड़ाई भारत के इतिहास के स्वर्णिम इतिहासों में से एक है जो हम आज पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहले बेसिक्स कंप्लीट करते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है वो है वेरिंगदे ऑस्ट्रिजेस कंपनी, ये सब याद नहीं करना है। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी 2020 में हॉलैंड नाम का त्याग कर दिया। पहला डच नागरिक जो भारत आया था वो कॉर्नेलियस हाउटमैन था। जो पहला डच नागरिक भारत आया था वो कॉर्नेलियस हाउटमैन था। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज देख लेते हैं। देखो बात समझिएगा कि स्थापना कब हुई। 1602 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उद्देश्य बड़ा क्लियर था कि एशिया के साथ व्यापार करना है। अब जब ये भारत आए तो भारत आने के बाद इन्होंने अपना पहला मुख्यालय, अपना पहला हेडक्वार्टर कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 में। अगली बात, ये पहली संयुक्त कंपनी थी। इट वॉज अ फर्स्ट ज्वाइंट कंपनी। ये बात याद रखने की है कि पुर्तगाल की कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। पोर्चुगल कंपनी वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी सरकारी कंपनी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज अ ज्वाइंट वेंचर। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी थी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों की भागीदारी थी और 17 लोग मिलकर के इसे चलाते थे। एक 17 मेंबर बोर्ड था जो इसे मिलकर के चलाता था। और शुरुआत में इसमें साथियों लगभग 65 लाख गिलकर की पूंजी लगाई गई थी। ठीक है। इनका भारत में केंद्र मसूलीपट्टनम बना। प्रथम भारतीय केंद्र मसूलीपट्टनम था और इनका पूर्वी व्यापार का मुख्यालय बटाविया। अब देखो यहां से प्रश्न बनता है, इंडिया में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर नहीं बनाया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरुआत से ही ज्यादा फोकस इंडोनेशिया में था। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप कहा जाता है। तो इंडोनेशिया में जकार्ता में इन्होंने एक शहर बनाया जिसका नाम था बटाविया
और इसी बटाविया को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया में मुख्यालय कौन सा था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का एशिया में हेडक्वार्टर बटाविया था, जो कि इंडोनेशिया जकार्ता में आता है, ठीक है जी। फिर इन्होंने क्या किया? भारत से ज्यादा इंडोनेशिया पर इनका ध्यान था, लेकिन भारत को इन्होंने वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया और कोरोमंडल तट से ये ज्यादा व्यापार करते थे। भारत में पुलिकट इनका प्रमुख केंद्र बना, इंडिया में पुलिकट इनका इंपॉर्टेंट सेंटर बना। देखो, एक जो सबसे बड़ा योगदान डचेस का इंडिया में माना जाता है वो यही है कि पुर्तगाली भारत से मसाले लेकर के जाते थे, वो ज्यादा फोकस मसालों पर करते थे, लेकिन डचेस ने ज्यादा फोकस किस पर किया? कपड़ों पर किया। दूसरा, पुर्तगालियों का मैक्सिमम जो ट्रेड है वो मालाबार कोस्ट से होता था, लेकिन डचेस ने अपना मैक्सिमम ट्रेड कोरोमंडल से किया। और पता, डच ना बहुत चालाक थे। डच क्या करते थे? अपनी कॉस्टिंग इंटरनल ट्रेड से निकाल लेते। कैसे? वो भारत से कपड़े खरीद के ले जाते, इंडोनेशिया में बेच देते, या इंडोनेशिया से मसाले चाइना, ठीक है, भारत से अफीम चाइना, फिर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते। तो यहीं से वो इतना पैसा बना लेते थे कि फिर वो चीन, इंडोनेशिया और भारत से सामान खरीदते और वो यूरोप में ले जाके बेच देते। तो बेतहाशा प्रॉफिटेबल कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि वो अच्छे तरीके से व्यापार कर रहे थे, बढ़िया तरीके से ट्रेड कर रहे थे वो लोग, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखें कि इन्होंने पुलिकट को अपना हेडक्वार्टर बनाया, वहां पर ये अपने सिक्के भी इशू करते थे जिन्हें गोल्डन पैगोडा कहा जाता था, और फोर्ट गैल्डिया का निर्माण किया था। पुलिकट में फोर्ट गैल्डिया का निर्माण किया था। नागपट्टनम इनका मुख्य बंदरगाह था जहां से ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। चिनसुरा बंगाल में इन्होंने फोर्ट गुस्तावुस बनाया था, और कोच्चि में भी इनकी फैक्ट्री थी। भारत को वस्त्र निर्यात का केंद्र बनाया। उसके अलावा नील, मसाले और अफीम, जैसे अफीम का जो अधिकांश है ना वो बिहार वाले क्षेत्र में बहुत निर्माण होता था। डचों का पतन कैसे हुआ? तो बताया था आपको कि बेदरा का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बेदरा, नवंबर 1759 में, पश्चिम बंगाल में है। इसमें अंग्रेजों में कर्नल फोर्ड और रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को हरा दिया, और डच इसके बाद भारत से चले गए, और भारत से जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस इंडोनेशिया पर किया। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं कि इनके मुख्यालय कौन कौन से थे। तो मसूलीपट्टनम, ये इनकी पहली फैक्ट्री थी, ठीक है, ये इनकी पहली फैक्ट्री थी। पुलिकट इनका भारत में मुख्यालय था, लेकिन एशिया का मुख्यालय बटाविया इंडोनेशिया में था, ठीक है। फिर बालासोर उड़ीसा में फैक्ट्री थी। चिंसुरा और कासिम बाजार में फैक्ट्री थी। चिंसुरा के पास ही बैटल ऑफ बेदरा हुआ था। उसके अलावा नागपट्टनम तमिलनाडु, ये इनके वस्त्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। केरल के कोचीन में भी इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, पुर्तगालियों को हरा दिया था। सूरत में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी, पर एट द एंड ये भारत से चले जाते हैं। बैटल ऑफ बेदरा हारने के बाद, बेदरा की लड़ाई हारने के बाद ये इंडिया से चले गए थे, भारत से ये चले गए थे प्यारे दोस्त, ठीक है। एक और, अब एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है कोलाचेल की लड़ाई, ये याद रखना साथियों। जैसा मैंने कहा कि ये भारत के स्वर्णिम इतिहास में से एक है, और आजकल ना ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और हम कुछ ये सब पढ़ लेते हैं सब, पर ऐसी लड़ाइयां हम नहीं पढ़ते, पता नहीं क्यों हम इनको स्किप कर देते हैं। बैटल ऑफ कोलाचेल या कोलाचेल की लड़ाई, ये जो कोलाचेल की लड़ाई है, बैटल ऑफ कोलाचेल है, ये 1741 में होती है, 1741 में। और ये जो कोलाचेल की लड़ाई है, तमिलनाडु कन्याकुमारी में एक जगह है कोलाचेल, इसकी लड़ाई होती है त्रावणकोर के राजा, लड़ाई होती है त्रावणकोर के राजा महाराजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये जो लड़ाई होती है, ये होती है त्रावणकोर एक छोटी रियासत है कन्याकुमारी वाले क्षेत्र में। तो त्रावणकोर के राजा थे मार्तंड वर्मा। तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये बैटल होता है, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे लैंडलॉय, डी लैंडलॉय, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी हारती है। हारने के बाद इस तरह, ये बहुत लेजेंडरी फोटो है जिसमें राजा मार्तंड वर्मा बैठे हुए हैं,
ये डी लॉनलॉय है, ये इस तरह गिरफ्तार होकर के आत्मसमर्पण कर रहा है। तो पुर्तगाल डचेस को हराया था इन्होंने। ये यूरोपियों की भारत में पहली बड़ी हार मानी जाती है। इट वॉज द फर्स्ट मेजर डिफीट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पहली बड़ी हार थी क्योंकि एक फुल फ्लेज्ड लड़ाई हुई थी, पूरा एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कोलाचेल। तो कोलाचेल की लड़ाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, पूछा जा सकता है कब हुई। 1741 में। किस किस के बीच में? डच और त्रावणकोर के बीच में। डचों को कौन लीड कर रहा था? डी लैनलॉय। और त्रावणकोर को कौन लीड कर रहा था? महाराजा मार्तंड वर्मा। जीत किसकी हुई? महाराजा मार्तंड वर्मा की। और ये भारतीयों की यूरोपियों पर पहली बड़ी जीत मानी जाती है प्यारे दोस्त। ठीक, तो इतनी ही बातें आपको याद रखना है, इतनी चीजें याद रखिएगा। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी हमने आज कवर कर लिया। कल की क्लास में हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो कवर करेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करेंगे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।